ये उमर खालिद और साथ-साथ शर्जील इमाम इन दोनों के जो बेल रिजेक्ट हुई है, क्या आप इसको सिर्फ़ एक टेक्निकल इश्यू मानते हैं, एक लीगल इश्यू मानते हैं? इस साजिश में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया एफआईआर 5920 के तहत, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया और यह बहुत अजीब था और कहा गया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद एक दूसरी श्रेणी में हैं और बाकी लोग दूसरी श्रेणी में हैं। जिस वक्त यह कर दिया गया उसी वक्त तय हो गया कि इनके साथ अलग बर्ताव होगा और बाकी लोगों के साथ अलग बर्ताव होगा। 5 साल में बार-बार यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन था वही अपने आप में एक साजिश थी और वह साजिश बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं किया और अदालत ने नहीं किया कि आखिर आंदोलन साजिश कैसे हो सकता है। उस पूरे इलाके में मदरसे तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गईं, एक भी मंदिर को किसी ने छुआ भी नहीं। जो लोग मारे गए उनमें 2/3 मुसलमान थे। घर जो जले ज्यादातर मुसलमानों के जले, घर जो बर्बाद हुए ज्यादातर मुसलमानों के बर्बाद हुए, कारोबार जो हुआ बर्बाद वो मुसलमानों का हुआ। तो हमें क्या ये बतलाया जा रहा है कि यह हिंसा इस हिंसा की साजिश इन सारे लोगों ने की और मुसलमानों के ऊपर ही हिंसा करवा दी। ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है, बल्कि समझ में आने वाली बात है और अदालत को पहली नजर में समझना चाहिए। लेकिन हम 5 साल से देख रहे हैं कि अदालत वही समझना चाहती है जो राज्य उसे समझाना चाहता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपको 5 साल पुराने इतिहास से शुरू करना चाहती हूं। वो इतिहास जो मैं कहूंगी एक भारत के मौजूदा जो राजनीतिक जो अध्याय है उसका एक स्वर्णिम इतिहास था। एक गोल्डन एज, एक गोल्डन पीरियड माना जाएगा ऐसे वक्त में जबकि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती थी कि मुसलमानों को कानूनी तौर तौर से एक सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए और तमाम मुसलमान डर के खामोश हो जाएं। उस वक्त मुस्लिम युवा, मुस्लिम महिलाएं और तमाम वो लोग जिनका इस्लाम से लेना देना नहीं था लेकिन जो भारत के लोकतंत्र में, संविधान में, बोलने की आजादी में और बराबर की नागरिकता में यकीन रखते थे, वो तमाम लोग साथ आए और देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे याददाश्त का, हमारी पीढ़ी का, कम से कम मेरी पीढ़ी का सबसे बड़ा आंदोलन जो था एनटीसीए एनआरसी आंदोलन। उस आंदोलन को एक साजिश बताया गया। उस साजिश के बाद हमने देखा ये जो साजिश बताई गई उसके बाद उसी आंदोलन के खात्मे की तरफ ही दिल्ली में दंगे हुए। उस दंगों की पूरी पृष्ठभूमि भी लगातार मैं आपको पिछले 5 साल में लाती रही हूँ और उस दंगों के पूरे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम इन दोनों को बेल रिजेक्ट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन 5 लोगों को, इनमें जो अन्य 5 लोग थे, 7 लोगों की बेल याचिका, जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। ये बेहद निराश कर देने वाला ये फैसला है। ऐसे में मैं कहती हूँ कि जो इंसाफ की आस है खासकर उन लोगों के लिए जो तथाकथित निचली जातियां, दलित हों, आदिवासी हों, किसान, मजदूर, मुसलमान, ईसाई, वो लोग जो लोकतंत्र के हाशिए पर जीते रहे हैं, उनके लिए एक तरह से ये उदाहरण बन रहा है कि क्या वाकई भारत के लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, क्या कमजोर तबकों के लोग क्या इंसाफ की आस लगा सकते हैं सबसे बड़ी अदालत से। ये बेहद निराशा भरा दिन है और आज किस तरह से सोच रहे हैं खासकर वो तमाम लोग जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं और तमाम कमजोर तबके के लोग हैं। इस पूरे आंदोलन को हम किस तरह से देखेंगे जिसको 5 साल गुजर गए और क्या अब जो नागरिकता का पूरा मुद्दा है, जो नागरिक अधिकारों का पूरा मुद्दा है, उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। अपूरन जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि जो हम ये पूरा मुद्दा देख रहे हैं, ये उमर खालिद और साथ-साथ शर्जील इमाम इन दोनों के जो बेल रिजेक्ट हुई है, क्या आप इसको सिर्फ़ एक टेक्निकल इश्यू मानते हैं, एक लीगल इश्यू मानते हैं कि ठीक है, ये अदालत में गवाह सबूतों से पहले अदालत ये कह रही है कि ये दोनों कम से कम ऐसे लोग हैं जो जिनका रोल जो है वो सेंट्रल है, यानी केंद्रीय उनका रोल है और बाकी ये लोग थे सपोर्टिंग रोल में थे, इसलिए इन केसेस को अलग करना ज़रूरी है। क्या आप इसको सिर्फ़ एक टेक्निकल लीगल इश्यू मानते हैं? नहीं, मैं कतई नहीं मानता कि यह कानूनी मसला है या इसमें कोई कानूनी नुक्ता है। हालांकि यह सब कुछ कानूनी जुबान में हो रहा है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के जो प्रावधान हैं उनकी आड़ में हो रहा है और वो प्रावधान ये है कि आप जमानत के वक्त इसकी जांच नहीं कर सकते, जो सबूत हैं और बाकी चीज़ हैं।
उनकी प्रामाणिकता की और बाकी चीज़ों की जांच नहीं कर सकते। लेकिन बिना उनकी जांच किए आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं? इसका मतलब यह है कि जो कानून है और उसको बटाली जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इतना सख्त कर दिया कि जमानत आप दे ही नहीं सकते हैं, और वह एक तरह की अपवाद बन गई जमानत। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का खुद किया हुआ है, उसने अपने हाथ पैर में जंजीर बांधी है। लेकिन उसके बाद उसने उसको थोड़ा खोला भी और यह कहा कि इतना लंबा वक्त आप किसी को जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान व्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। और और फिर मुकदमा अगर आप देर से शुरू कर रहे हैं और बाकी चीजें, तो भी आप लोगों को एक वक्त के बाद जेल में नहीं रख सकते। लेकिन आज जो बात कही गई है और आज के पहले उच्च न्यायालय में जो बात कही गई और उसके पहले भी जो बहसें हुई हैं, उनसे बिल्कुल साफ है कि एक तरह से यह तय कर लिया गया, जब यह कह दिया गया, और इसके पहले की बहसों को आप देखेंगे कि इसमें इस तथाकथित साजिश में, जो दिल्ली हिंसा की साजिश है जिसकी कहानी दिल्ली पुलिस ने बनाई है, इस साजिश में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया FIR 5920 के तहत, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। और यह बहुत अजीब था, और कहा गया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद एक दूसरी श्रेणी में हैं और बाकी लोग दूसरी श्रेणी में हैं। जिस वक्त यह कर दिया गया उसी वक्त तय हो गया कि इनके साथ अलग बर्ताव होगा और बाकी लोगों के साथ अलग बर्ताव होगा। तो यह किस कानूनी नुक्ते से हो रहा है, किस कानूनी तर्क से हो रहा है, यह सब कुछ समझ के बाहर है। यह एक तरह से मनमर्जी है, और पुलिस जब जिस तरह का तर्क पेश करना चाहती है उस तरह का तर्क पेश कर रही है, और अदालत उससे खुद को सहमत करती है। बल्कि यह जो पूरा मामला है, मुकदमा है, अगर आप उसको शुरू से देखेंगे तो आपको यह दिखलाई पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस बहुत जगह पूरी कहानी नहीं बना पा रही है, और उस समय अदालत उनको तर्क देने लगती है कि आप देखिए ऐसा आप कीजिए तो पूरी कहानी बन जाएगी। तो यह जो एक अलग श्रेणी बनाई गई है, यह एक तरह से अदालत के द्वारा तैयार की गई श्रेणी है, जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को डाल दिया गया है। जी, लेकिन अपूर्वा जी, जो बात समझ में नहीं आती वो ये कि इन सातों लोगों का अगर हम ज़िक्र करें और इनकी धार्मिक सामाजिक पहचान को हम देखें, तो एक ही धार्मिक सामाजिक पहचान है, एक ही मुकदमे में ये तमाम लोग थे, तो ऐसा क्यों मान लिया जाए कि ये 2 लोग अलग थे? अगर हम ये मान लें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को उनके मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है, तो फिर बाकी जो 5 लोग उन्हें जो बेल मिली है वो भी मुसलमान हैं, तो आखिर इन दोनों को क्यों एक तथाकथित ख़ास दर्जा मिल रहा है? देखिए, मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पहले की बहसों को आप देखिए। उन बहसों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को चित्रित किस प्रकार किया गया है और क्या बातें कही गई हैं। उनमें यह कहा गया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम बौद्धिक रूप से बहुत ही कुशाग्र लोग हैं और इसलिए ज्यादा खतरनाक हैं, जबकि बाकी लोगों के बारे में ये सब बात पुलिस नहीं कह रही है। हालांकि गुलफिशा फातिमा भी एक स्कॉलर हैं, शिफाउर रहमान भी एक एलमनाई हैं, एलमनस हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, और मीरान हैदर भी स्कॉलर हैं, लेकिन उनके बारे में यह बात नहीं कही जा रही है। यह बात उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में खास कर बार बार कही जा रही है कि ये दोनों बहुत शातिर दिमाग हैं। बल्कि आपको दिल्ली उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी याद होगी कि जब ये कहा गया कि उमर खालिद के जिस भाषण के आधार पर उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसमें उमर खालिद ने कुछ भी नहीं कहा है, तो कहा गया कि यही तो खास बात है कि वो इतना शातिर है कि जो वो कहना चाहता है वो नहीं कह रहा है। तो आप ये समझ रही ले हैं। लेकिन जज साहब जानते हैं जो बात उन्होंने कही नहीं वो बात भी जानते हैं, और मुझे वो टिप्पणी याद आ रही है जो थॉट क्राइम्स वाली बात कही गई है कि क्या सोच रहे हैं उस पे भी जो है वो भी एक क्राइम हो सकता है, वो भी एक जुर्म हो सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि अगले कुछ सवाल मैं आपसे जो चर्चा करना चाहती हूँ वो लीगल पहलू से भी ज्यादा इसका जो सामाजिक और राजनीतिक पहलू है। अपूर्वा जी, ये बताइए कि ऐसा लगता है कि अदालत ने हूबहू जो सरकारी वकील या सरकार का की जो जिरह है, जो आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह से वो इन खास 2 आरोपियों को आम जनता के सामने रखना चाहती है कि ये
जो हैं वो की कंस्पिरेटर्स हैं, सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं और ये किस तरह के खतरनाक लोग हैं कि इनका जेल में रखे जाना ज़रूरी है। सभ्य समाज के लिए ये खतरनाक है अगर ये बाहर आए। ऐसा लगता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि इसी परिभाषा को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया है। अब मुझे ये बताइए फिलहाल कि 5 लोग ये बाहर आ गए, 2 लोग अभी भी अंदर हैं। पूरा जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट, और जो भारत में जो युवा मुसलमान थे उन्होंने अपने संविधान, अपने लोकतंत्र, अपने समाज, अपनी न्याय प्रणाली और अपने जो तमाम तरह के अधिकार थे एक नागरिक के तौर पर, उनको एक्सरसाइज करने के लिए, उनको अपना एक तरह से मैं कहूँगी कि अपनाने के लिए जो उन्होंने एक मूवमेंट किया, उसके बरक्स अब इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इस दिन को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मेरे पास कोई विशेषण नहीं है जिससे मैं व्यक्त कर सकूं। सिर्फ यह कि 5 साल में बार बार यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन था वही अपने आप में एक साजिश थी, और वह साजिश बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं किया और अदालत ने नहीं किया कि आखिर आंदोलन साजिश कैसे हो सकता है, क्योंकि आंदोलन तो खुलेआम हुआ। एक कानून पारित हुआ, सीएए। उस कानून के खिलाफ विपक्ष ने कोई बहुत मजबूत आवाज नहीं उठाई। मैं बहुत संक्षिप्त में उसको दोहरा रहा हूं। 2019 को याद कीजिए, विपक्ष ने कोई बहुत मजबूत आवाज नहीं उठाई, वह कानून पारित हो गया। उसके बाद पहला विरोध उसका उत्तर प्रदेश में हुआ, अगर आपको याद हो। लोग सड़कों पर उतरे और उन पर गोलियां चली। तकरीबन 23 लोग मारे गए, अगर मुझे संख्या सही सही याद है तो। बिल्कुल। और यह कहा गया कि यह पुलिस ने नहीं मारा है, इन लोगों ने एक दूसरे को खुद ही मार लिया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया। और उस वक्त और फिर बड़ी बड़ी नोटिसेस लग गई, रिकवरी की नोटिसेस, लोगों के नाम, और भयंकर दमन हुआ, आपको याद होगा। उसी वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी किया, और जब जामिया और अलीगढ़ में भी भयंकर दमन हुआ, स्टन ग्रेनेड तक चलाए गए। जामिया में हमने जाके देखा, आंख फूट गई, हाथ टूट गया छात्रों की, और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। और पुलिस ने जो जिस बर्बरियत के साथ उन पर हमला किया था वो सब साफ जाहिर था। और उस सुबह भी जब इंदिरा जयसिंह और कोलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट गए ये अर्जी लेकर कि दिल्ली पुलिस ने ये जो जुल्म किया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ करे, तो उस वक्त के जो मुख्य न्यायाधीश थे बोबड़े साहब, उन्होंने कहा मेरे सर में दर्द होने लगता है हिंसा की खबर सुनकर। पहले आप लोग हिंसा रोकिए, लेकिन हिंसा कर कौन रहा था, यह प्रश्न है। तो उसी वक्त से आप यह देखें कि बोबड़े साहब क्या कह रहे हैं। और जब ये 14-15 दिसंबर को जामिया में इतनी भयंकर हिंसा छात्रों पर हुई, उसके बाद शाहीन बाग में औरतें बैठी, और औरतें कहाँ बैठी, वो मुसलमान इलाकों में बैठी, और धीरे धीरे पूरे भारत में ये हुआ। इस पूरी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वे वहां नहीं बैठना चाह रहे थे, वे सारे लोग जंतर मंतर जाना चाह रहे थे। आखिर शहर के बीच पर उनका भी हक है, जो शहर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो इसका नतीजा देख चुके थे, और वो एक तरह से ये देख चुके थे, यह उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि हम बदला लेंगे इनका। तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे सरकार बदला कैसे ले सकती है? और क्या ये हमको अधिकार नहीं है कि अगर मैं किसी कानून को गलत समझता हूं तो मैं उसका विरोध करूं? क्या कानून इतनी पवित्र चीज है कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकता? फिर ध्यान दीजिए कि शाहीन बाग की जो मांगें थी, उन मांगों में कहीं भी सरकार का इस्तीफा नहीं था। इस बात को दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है रेजीम चेंज। रेजीम चेंज की, और रेजीम क्या चीज होती है? सरकार होती है, और सरकार बदलती है। और सरकार सिर्फ 5 साल बाद नहीं, बीच में भी बदलती है। सरकार कई बार गिर जाती है, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। और विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, और जनता के भीतर जो आलोचक है उनकी काम है सरकार की आलोचना करना। और अगर वो सोचते हैं कि सरकार गलत काम कर रही है, तो उस गलत काम के चारों तरफ लोगों की गोलबंदी करना ये फर्ज है, ये हमारा जनतांत्रिक फर्ज है। यह काम एंटी सीए मूवमेंट कर रहा था। लेकिन उस वक्त भी जो प्रचार किया जा रहा था वो ये कि ये मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इनके भीतर आतंकवादी हैं, इनके भीतर बलात्कारी हैं। आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, इसके खिलाफ एक व्यापक अफवाहबाजी शुरू हुई।
कि इसके भीतर आतंकवादी छिपे हैं, इसके भीतर बलात्कारी छिपे हैं और यहाँ साजिश चल रही है वगैरह वगैरह वगैरह, और यह सब कुछ चलता रहा। यह भी याद कीजिए कि जो आंदोलन के स्थल थे वहां हिंसा की कोशिश की गई, गोली चली, बाहर से जी हाँ। आकर एक आदमी ने गोली चलाई, कुछ लोग बल्कि बुर्का अपूर्वन जी, पहनकर। ये भी तो याद दिलाना पड़ेगा कि एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट के खिलाफ एक और मूवमेंट शुरू करने की मैं कोशिश की गई। मैं मैं ठीक वही बात कहने जा रहा हूँ। हम्म। जो लोग इस कानून से नाराज थे उन्होंने आंदोलन किया। हम्म। आज तक भारत में मैंने ये नहीं देखा है कि सरकार के पक्ष में आंदोलन हो रहा हो। तो एक आंदोलन एंटी सीए मूवमेंट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई, उसको कहा गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सीए मूवमेंट। हम्म। ये बहुत अजीब सी बात थी। इसके पहले मैंने भारत में ये कहीं नहीं देखा है कि आप किसी सरकार विरोधी आंदोलन पर हमला करवाएं और उसको कहें यह विरोध प्रदर्शन है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं था, वो सीधे सीधे गुंडागर्दी थी। बिल्कुल। और यह चीज फरवरी तक गई और फरवरी में देखा गया कि जब औरतें चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर बाहर निकली, हम्म। चंद्रशेखर आजाद हम्म। के, तो और उन्होंने सड़क जाम की, तो धमकी दी गई कि अगर सड़क आप खाली नहीं करवाएंगे तो हम खाली करवा देंगे। और यह पुलिस की उपस्थिति में धमकी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह धमकी दी। और उसके अगले दिन हिंसा शुरू हो गई। तो हिंसा हुई, और हिंसा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हुई। यह जहां जहां धरना लगा हुआ था उन जगहों पर हिंसा हुई। जो शुक्रिया अपूर्वनंद जी कि आपने आपने इन दोनों चीजों को अटैच किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अदालत में ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है जिसका एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दंगों को लेकर मुद्दा बन रहा है, दंगों को लेकर पूरा मुकदमा है, लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि के आए कहाँ से, ये लोग ये कौन थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं बहुत अजीब लग रहा है नहीं, ये मैं कहते हुए सिर्फ कि ये शायद। कहना चाह रहा हूं जी। कि यह समझना बहुत जरूरी है कि हिंसा हुई थी, बिल्कुल। लेकिन हिंसा किन पर हुई? आंदोलन स्थल पर हुई हिंसा, आंदोलन को तोड़ने के लिए हिंसा हुई, लोग मारे गए। हम लोग जब दिल्ली के उन इलाकों में गए, भजनपुरा और बाकी मुस्तफाबाद और शिवपुरी, उन सारे इलाकों में गए, तो वहां लोगों ने बताया कि बाहर से लोग आए थे, लंबे तगड़े लोग थे, हेलमेट पहने हुए थे। पुलिस का काम यह था कि इसकी जांच करे ये कौन लोग थे जो बाहर से आए, जिन्होंने हिंसा की। हिंसा तो हुई ना, लोग तो मारे गए ना। हम्म। लेकिन पुलिस ने उसके बाद एक कहानी बनाई, और वो कहानी ये थी कि जो आंदोलन था वो हिंसा की एक साजिश थी। तो यानी हिंसा की साजिश इस तरह की गई कि अपने ऊपर ही हिंसा कर ली जाए। अपने ऊपर ही कर लिया। और ये भी याद दिलाना जरूरी है अपूर्वन जी, पहली बात तो मैं आपकी याददाश्त को मैं दाद देती हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये याद नहीं रहता कि 24 घंटे पहले क्या हुआ था, और तमाम जो ये लोग हैं सियासतदान और खासकर सत्ता में लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी याददाश्त खत्म कर दें। ऐसे दौर में आपने सिलसिलेवार तरीके से एक एक दिन जब आप ये गिना रहे थे, पूरा एक तरह की फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल एक फिल्म की तरह इसको देख पाएंगे कि 2019 के आखिर और 2020 के शुरुआत के जो ये हफ्ते थे इनमें क्या कुछ हुआ। और इसके अलावा जिन दंगों की ये बात हो रही है, मैं कानून बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं कॉमन सेंस तो मेरे पास है एक इंसान का, कि इन दंगों में भी 2/3 से ज्यादा जो लोग मरे वो मुसलमान थे। और इनमें जिनको बताया गया कि साजिशकर्ता हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने सब कुछ ये काम किया है, वो भी मुसलमान हैं। मैं ठीक वही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हिंसा हुई, हिंसा के तथ्य से तो इनकार नहीं कर सकते। लोग मारे गए, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते। मस्जिदें तोड़ी गई, मदरसे तोड़े गए, जलाए गए, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते। उस पूरे इलाके में मदरसे तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, एक भी मंदिर को किसी ने छुआ भी नहीं। जो लोग मारे गए उनमें 2/3 मुसलमान थे। घर जो जले, ज्यादातर मुसलमानों के जले। घर जो बर्बाद हुए, ज्यादातर मुसलमानों के बर्बाद हुए। कारोबार जो हुआ बर्बाद, वो मुसलमानों का हुआ। तो हमें क्या ये बतलाया जा रहा है कि यह हिंसा इस हिंसा की साजिश इन सारे लोगों ने की और मुसलमानों के ऊपर ही हिंसा करवा दी। ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है, बल्कि समझ में आने वाली बात है, और अदालत को पहली नजर में समझना चाहिए। लेकिन हम 5 साल से देख रहे हैं कि अदालत वही समझना चाहती है जो राज्य उसे समझाना चाहता है, और वह राज्य की इस थ्योरी को मानकर चल रही है। एक बार भी उलटकर उससे सवाल नहीं किया गया कि हिंसा में कौन लोग शामिल थे। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने और मजेदार काम क्या किया। उसने अपने दलील में यह भी कहा कि हिंसा ना भी हुई होती तो भी साजिश थी।
और ये साजिश खत्म नहीं हुई है, ये साजिश चल रही है। साजिश है क्या? साजिश है, पहले कहा गया साजिश थी, ट्रंप आए थे उनके सामने देश को बदनाम करने की और सरकार को घुटनों पर ला देने की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक भी ऐसा बयान दिखलाइए, एक भी ऐसा पर्चा दिखलाइए जिसमें यह कहा जा रहा हो कि सरकार बदल देंगे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, यह गलत नहीं है, कानूनी तौर पर भी यह कहना गलत नहीं है कि हम सरकार को गद्दी से उतार देंगे। यह कोई अपराध नहीं है, यह मेरा अधिकार है। ये और तो यह मैं बाकायदा 5 साल, पॉलिटिकल पार्टीज का के नारे हुआ करते थे। ये तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के सत्ता बदलने के यह पूरे सरकार निकम्मी है, यह सरकार बदलनी सरकार है, बदलनी है। जी, जी, एक जी। धक्का और दो, ये सब कुछ नारे हम लोगों को याद है, हमने हुँ, खुद लगाए हैं ये नारे। हुँ, तो कब से ये सारे नारे देशद्रोही हो गए? कब से ये सारे नारे राजद्रोही हो गए? और कब से ये कहा जाने लगा कि ये सेडिशियस हैं और टेररिस्ट एक्ट है? ये हुँ। कब से हुआ? यह बात तो अदालत से पूछी जानी चाहिए कि बिल्कुल, ये अब आखिरी किस, सवाल आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस देश में जो फ़िलहाल मुस्लिम युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो देखते हैं कि उनके बीच से ही एक जिसे नायक हीरो बनाया गया, वो व्यक्ति जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए लड़ रहा था। एक व्यक्ति, इसके अलावा तमाम ये एक्टिविस्ट, लेकिन उमर खालिद चूँकि हाई प्रोफ़ाइल रहे हैं इस पूरे मामले में जेएनयू की वजह से, और पहले से ही उनका एक सोशल प्रोफ़ाइल था 2020 के, यानी अब गिरफ्तार होने से पहले, तो इसलिए बार-बार उनका ज़िक्र होता है। लेकिन बाकी लोग भी उतने ही अहम हैं जितने उमर खालिद हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कि उनको एग्जाम्पल बनाया जा रहा है, चेहरा बनाया जा रहा है कि अगर आपने सत्ता को चुनौती दी, अगर आप एक फर्स्ट क्लास सिटीजन बनने की आपने भूल की, जबकि आपको सेकंड क्लास सिटीजन बनाए जाने की तमाम तरकीबें हो रही हैं, तो आपका ये हाल होगा। ऐसे में इंसाफ, इंसाफ की आस आज भारत का युवा, आने वाली पीढ़ियां, मौजूदा पीढ़ियां, वो किस तरह से देखेंगी? अगर आप मुसलमान नौजवानों की बात पूछ रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को गिरफ्तार करके ये सरकार चाहती थी कि मुसलमान नौजवानों को वो डरा दे, तो वो नाकामयाब रही है। पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान अब अपने हक की बात कर रहे हैं और बहुत साफ जुबान से कर रहे हैं और उनका दिमाग बिल्कुल साफ है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सरकार यहाँ तो नाकामयाब हो गई है कि अगर वो ये चाहती थी कि वो मुसलमानों को खामोश कर देगी और मुसलमान नौजवानों को डरा देगी, वो नाकामयाब है। वे लड़ रहे हैं। अगर आप वकीलों को भी देखें, बड़ी संख्या मुसलमान वकीलों की है, तो कोई भी डरा नहीं है, कोई भी पीछे नहीं गया है। तो यहाँ सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। ये सबको मालूम है इसकी कीमत क्या है, इसके बावजूद अगर वे लड़ रहे हैं, और मैं सिर्फ इन मुसलमान नौजवानों की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि हाँ, उनको मालूम है कि उमर खालिद की तरह होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आज के हिंदुस्तान में। सिर्फ उमर खालिद होना, एक तेज दिमाग का मुसलमान होना, और और बुद्धिमान होना। अदालत ने खुद कहा है कि ये इंटेलेक्चुअल हैं ना। पुलिस ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल मुसलमान ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये सबको मालूम है कि क्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में मुझे इससे बहुत हिम्मत मिली है कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान इस खतरे को जानने के बावजूद अपने जमहूरी हक के लिए लड़ने को सामने आए हैं। जी, तो सरकार यहाँ नाकामयाब रही है। बिल्कुल। अपूर्वा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और पूरे इस इंसैनिटी के माहौल में, ये दीवानगी, पागलपन के इस माहौल में थोड़ा बहुत सेंस हम तक पहुँचाने के लिए हमेशा आपका समाज शुक्रगुज़ार रहेगा। उन बातों को आर्टिकुलेट करने के लिए जिनके लिए शायद शब्द खो जाते हैं और शायद लोग निराशा के गहरे अंधेरे कुएँ में जब जा रहा हो समाज, और ख़ासकर एक समुदाय जो इतना पर्सिक्यूटेड है, एक तरह से उन्हें उम्मीद देने के लिए कि आपको नहीं लगता कि सब कुछ इतना ख़राब है, और आप ये कह रहे हैं कि आपको उम्मीद मिली है पिछले कुछ सालों में। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।